मैं चंचल और आप सभी का मेरे चैनल चंचल स्टडी जोन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स इसके बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बात क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे आपको इस चैप्टर की एक एक लाइन को एक्सप्लेन कराया जाएगा, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। फिर उसके बाद इस चैप्टर के सभी हाईलाइटेड पॉइंट्स विद एग्जाम्पल्स और एक्टिविटीज़ को सॉल्व करवाया जाएगा। लास्ट में हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स और समरी को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 9 बड़ा है, इसलिए इसको आपको पार्ट्स में कवर करवाया जाएगा। ये चैप्टर 9 का फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। पहेली एंड भुजो वेंट ऑन वेकेशन टू मेनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। पहेली और भुजो इसमें दो कैरेक्टर है। ये दोनों वैकेशंस में बहुत सारी जगह घूमने गए थे। वन सच ट्रिप टुक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। और उन्होंने ऋषिकेश में भी गंगा नदी के किनारे गए और वहाँ पर भी बहुत सारी जगह को उन्होंने देखा था। दे क्लाइम्ब द माउंटेन ऑफ द हिमालयाज वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड। उन्होंने हिमालय पर्वत को देखा और वहाँ पे उन्होंने क्लाइंबिंग भी की थी। ये जो जगह है ये बहुत ही कोल्ड जगह है। They saw many kinds of trees on these mountains, oaks, pines and deodars, very different from the ones near their home on the plains. उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वेराइटी के ट्रीज़ को देखा था। और ये जो ट्रीज़ है जो माउंटेन्स में दिख रहे थे उन्हें, उसमें थे ओक, पाइन और डिओडर्स। और ये जो नॉर्मल उनके जो होम प्लेसेस है ये उनसे डिफरेंट थे। इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रेवल्ड टू राजस्थान एंड मूव्ड ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट। उसके बाद उनका जो सेकंड ट्रिप था राजस्थान के लिए, वो वहाँ पर भी घूमने गए थे। उन्होंने कैमल को भी वहाँ पर देखा था और वहाँ का जो डेजर्ट है वो बहुत ही हॉट डेजर्ट है। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप। और जब वो ट्रिप पे गए थे तो उन्होंने अलग अलग वेराइटी के कैक्टस प्लांट को भी देखा और उनमें से उन्होंने कुछ को कलेक्ट भी किया था। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच डॉटेड विथ कसूरियन ट्रीज। और लास्ट में वो लोग पुरी, जगन्नाथपुरी, उस ट्रिप पर भी गए। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे समुद्री बीच देखे थे और बहुत सारे जो ट्रीज़ थे उनको देखा था। उसमें से एक कसूरियन ट्री था। वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दिस ट्रिप्स अ थॉट स्ट्रक देम। जब वो वहाँ घूमने गए थे अलग अलग प्लेसेस पे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ की कलेक्ट की थी। कुछ चीज़ें उनके लिए उसमें फ़न जैसी थी और ये उनके लिए एक मेमोरेबल ट्रिप था। ऑल दिस प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। Some were cold, some were very hot and dry, and some places so humid. वो 3 अलग अलग प्लेसेस पे गए। उनको तीनों अलग अलग प्लेसेस पे क्लाइमेट भी चेंज मिला। कुछ जगह बहुत ठंड थी तो कुछ जगह बहुत गर्मी थी, ड्राइनेस थी और कुछ जगह ह्यूमिडिटी थी। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग क्रिएचर्स ऑफ वेरियस काइंड्स। और साथ ही में उन्होंने बहुत अलग अलग डिफरेंट वेराइटी के ट्रीज़ को भी देखा था जो लिविंग क्रिएचर्स थे और उनको उन्होंने केवल उन पर्टिकुलर प्लेसेस पर ही देखा था। दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स। उन्होंने अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करते हुए एक चीज़ सोची कि अगर अर्थ पर कोई भी लिविंग क्रिएचर्स या ऑर्गेनिज्म अगर नहीं होगा तो क्या होगा। भूजो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम। भूजो ने अपने आसपास के जो घर के यहाँ पे प्लेसेस थे उनके बारे में सोचा। इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द कबर्ड्स। जैसे वो घर में गया तो वो कबर्ड जो अलमारी है उसके पास गया। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हियर बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर इन द कबर्ड। उसने ये सोचा कि कबर्ड में तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट सडनली उसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखता है, एक स्पाइडर मीन्स छोटी सी मकड़ी जो उसकी कबर्ड के वहाँ लगी हुई थी। आउटसाइड द होम टू देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ that did not have any living creatures of some kind or the other. फिगर 9.1। यहाँ आपको नीचे एक पिक्चर दिख रही है, सर्च फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। घर के बाहर भी उसको ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली जिसमें वो यही चीज़ सोच रहा था कि यहाँ पर भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। फिर पहेली ने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट किया, उनके बारे में सोचना स्टार्ट किया जो उसके घर से या उसके जो प्लेस है उससे बहुत ही दूर थी। शी रेड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द ओपनिंग ऑफ वॉल्केनोस। उसने इस चीज़ को रीड किया था कि लोगों को
इवन एक छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी दिख जाता है वॉल्केनो में। 9.1 organisms and the surrounding where they live. Another thought that occurred to Paheli and Bhuzo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. फिर पहेली और भुजो दोनों के माइंड में एक क्वेश्चन स्टक किया कि जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं और ये अलग अलग लोकेशन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे वो अलग अलग प्लेसेस पे घूमने गए थे। द डेजर्ट्स हैड कैमल्स, द माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक, Puri had some other creatures, crabs on the beach and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea. तो उन्होंने जो 3 प्लेसेस देखे थे उसके बारे में उन्होंने बताया कि डेजर्ट में उनको कैमल दिखा, माउंटेन में उन्हें गोट और याक दिखा, और जो पूरी प्लेसेस पे गए थे वहाँ पे उनको अलग ही क्रिएचर्स दिखे, जैसे उनको समुद्र पे क्रैब दिखा, क्रैब मीन्स केकड़ा, और इसी के साथ उन्हें अलग अलग वेराइटी की फ़िश भी दिखी जो फिशरमैन पकड़ रहे थे समुद्र में। एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रिएचर्स लाइक आंट्स दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दिस डिफरेंट लोकेशन। इसी के साथ उन्होंने बहुत सारी चींटियाँ उनको भी देखा जो अलग अलग प्लेसेस पे उन्हें कॉमनली दिखाई दी थी। द काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दिस रीजन्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन्स। अब उन्होंने जो प्लांट की वेराइटीज़ दिखी वो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग तरह से दिख रहे थे। उन्हें डेजर्ट में अलग प्लांट दिखे, माउंटेन रेंज में अलग दिखे, और पूरी में उन्हें अलग तरह के प्लांट्स दिखे थे। वॉट अबाउट द सराउंडिंग्स इन दिस डिफरेंट रीजन्स? एक्टिविटी 1, लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। सबसे पहले हम एक्टिविटी 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम जंगल के बारे में पढ़ेंगे। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर। फॉरेस्ट में आपको क्या क्या चीज़ें दिखती है आप उनके बारे में सोचिए। वहाँ पर आपको बहुत अलग अलग वेराइटी में प्लांट्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनके बारे में आपको सोचना है और उनको आपको एक लिस्ट बनाकर रखना है। लिस्ट देम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.1। आपको उन सब चीज़ों की एक लिस्ट बनानी है और आपको टेबल 9.1 में फिल करना है। लिस्ट थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन द अदर रीजन्स दैट आर ऑल्सो शोन इन द टेबल। पहले मैं आपको यहाँ पर टेबल बता देती हूँ, तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। टेबल 9.1 एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। यहाँ पे आपको 5 कॉलम दिख रहे हैं। फर्स्ट में लिखा इन द फॉरेस्ट, सेकंड है ऑन माउंटेन्स, थर्ड है इन द डेजर्ट, फोर्थ है इन द सी, और फिफ्थ है एनी अदर। अभी हमने जो नीचे टेबल देखी है हमें उसी के अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट करना है। यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल्स स्कैटर थ्रू दिस चैप्टर टू फिल टेबल 9.1। और आप इस चैप्टर को जब रीड करेंगे तो आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिनको आप अपनी टेबल में फिल कर सकते हैं। डिस्कस ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स टू फिल द टेबल्स। और अगर आप अपने टीचर, फ्रेंड्स और पेरेंट्स किसी के साथ भी इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो आप और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को कलेक्ट कर पाएंगे जिससे आप टेबल्स में इसको फिल कर सकेंगे ईजिली। You can also consult many interesting books in libraries that talk of animals, plants and minerals of different regions. अगर आप और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स चाहते हैं तो आप बुक के थ्रू भी इसको कलेक्ट कर सकते हैं। जब आप अपनी स्कूल लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सारी बुक्स मिलेंगी जिसमें अलग अलग वेराइटी के एनिमल्स, प्लांट्स और अलग अलग रीजन्स में कौन से मिनरल्स होते हैं, आप उन बुक को स्टडी करेंगे तो ज़्यादा कलेक्शन बढ़ जाएगा। Try and include many plants, animals and objects, big and small, in each of the column in the table. जब आप टेबल फिल कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाइए और उन्हें भी एक कैटेगरी में बांट दीजिए, बिग और स्मॉल। What kind of objects will we find that may not be animals और plants? हम कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स नहीं हैं? Perhaps parts of plants like dried leaves और parts of animals like bones. शायद इसमें एनिमल पार्ट में हमें बोन्स मिलेगी और प्लांट पार्ट में हमें ड्राई लीव्स मिल जाएगी। वी मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स एंड पेबल्स। हम इसमें और ज़्यादा अलग अलग टाइप्स की सॉइल्स और पेबल्स मीन्स कंकर देख सकते हैं। वाटर इन द ओशन में हैव सॉल्ट डिजॉल्व्स इन इट डिस्कस्ड इन चैप्टर 5। अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो जो वाटर ओशन में रहता है उसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा सॉल्ट रहता है क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट डिजॉल्व रहता है। इसके बारे में हमने पूरा डिटेल चैप्टर 5 में किया था। अगर आपने चैप्टर 5 अभी तक नहीं कंप्लीट किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे चैप्टर्स जो अभी तक मैंने कंप्लीट करवाए हैं उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करके सारे चैप्टर्स की समरी को देख सकते हैं
और ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करने पर आपको सारे चैप्टर्स की समरी और उनकी एक्सरसाइज के वीडियोस मिल जाएंगे। एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल्स टू टेबल 9.1। जैसे जैसे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते जाएंगे आपको और अलग अलग वेराइटी में एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिन्हें आप अपनी टेबल 9.1 में ऐड कर सकते हैं। वी विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रेवल थ्रू मेनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस। और हम इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं अगर हम भी कहीं किसी जगह पर ट्रैवल करके आए हैं या हम उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हम हमारे आसपास के प्लेसेस के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। 9.2 हैबिटेट एंड अडॉप्टेशन। व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में आपने किन चीज़ों को फाइंड किया है प्लांट और एनिमल्स में से। डिड यू फाइंड अ लार्ज वेराइटी इन देम। क्या आपने उनमें बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ वेराइटी में चीज़ों को देखा है। लुक एट व्हाट यू हैव इंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड द कॉलम फॉर द सी इन टेबल 9.1। जब आप टेबल 9.1 फिल कर रहे थे तो आपको वहाँ पे 2 कॉलम दिखे थे, डेजर्ट और सी। उसमें आपने जिन चीज़ों को लिखा है उसके बारे में देखिए। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दिस 2 कॉलम्स। क्या आपने इन 2 कॉलम को फिल करते हुए बहुत ही अलग अलग वेराइटी में ऑर्गेनिजम्स को भी देखा है। वॉट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दिस 2 रीजन्स। और इनकी जो 2 रीजन्स है इनमें और क्या क्या चीज़ें हमने देखी है उसको भी आपको एक बार देखना है। इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन। सलाइन मीन्स सॉल्टी। जब हम सी समुद्र की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो चारों ओर से वाटर से ढके हुए रहते हैं, मीन्स वाटर के अंदर ही रहते हैं। और जो वाटर होता है उसका जो टेस्ट है सॉल्टी टाइप होता है। मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिजॉल्व इन वाटर। और उनमें बहुत सारे चीज़ें एयर का यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी वाटर में डिजॉल्व रहती हैं। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। अब हम डेजर्ट की बात कर रहे हैं। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। तो रेगिस्तान में हमें सबको पता है वहाँ पे पानी बहुत कम रहता है। पानी बहुत ही कम होने के कारण वहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा रहती है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। और रेगिस्तान में दिन के समय बहुत ही हॉट रहता है वहाँ का वेदर और रात में वहाँ पे बहुत ही ठंडा हो जाता है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और जो डेजर्ट प्लांट होते हैं जो वहाँ पर रहते हैं तो वहाँ की जो डेजर्ट सॉइल होती है जो बालू रेत होती है उसी के अंदर वो ब्रीथ करते हैं और उसी के सराउंडिंग में उन्हें रहने की हैबिट हो जाती है। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दिस 2 रीजन्स इजंट इट। अभी हमने 2 चीज़ों के बारे में कंप्लीट किया है, सी और डेजर्ट। सी में हमने देख लिए हैं और डेजर्ट में भी हमने देखा है। तो जो सी और डेजर्ट होते हैं वो बहुत ही अलग अलग डिफरेंट सराउंडिंग्स में रहते हैं। और जब डिफरेंट सराउंडिंग्स में रहते हैं तो वहाँ के प्लांट और एनिमल्स भी अलग अलग होते हैं। लेट अस लुक एट 2 वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी। हम इन दोनों के और एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। अ कैमल एंड अ फिश। कैमल और फिश के बारे में। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस। कैमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से बना होता है कि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सकते हैं। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। फिगर 9.2। पहले आपको पिक्चर बता देती हूँ मैं। ये आपको नीचे पिक्चर दिख रही है कैमल्स इन दी सराउंडिंग्स। हम सभी को पता है कि कैमल्स के जो लेग होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और वो इसलिए होते हैं कि वो अपनी बॉडी को उस डेजर्ट में इजीली सर्वाइव कर सके और वो अपने आप को हीट से बचा सके। जो डेजर्ट सॉइल होती है जो बालू रेत होती है वहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं और वो बहुत ही हॉट एरिया होता है, इसलिए उनकी लेग्स और उनकी बॉडी इस तरीके से बनी होती है कि वो वहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट। और इसी के कारण उनमें बहुत ही कम अमाउंट में यूरिन निकलता है और उनका जो डंग है, डंग मीन्स गोबर, बहुत ही ड्राई रहता है और उनमें कभी भी स्वेटिंग नहीं होती है। स्वेट मीन्स पसीना। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज। और इसीलिए कैमल्स जो हैं बहुत ही कम क्वांटिटी में अपनी बॉडी से वाटर को निकालते हैं। दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। और इवन वो बहुत ही लंबे दिनों तक बिना पानी के भी जिंदा रह सकते हैं। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। अब हम एक अलग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, फिश। सम ऑफ दिस आर शोन इन फिगर 9.3। कुछ फिश आपको नीचे दिखेगी, पहले मैं पिक्चर बता देती हूँ।
9.3 different kinds of fish. There are so many kinds of fish, but do you see that they all have something common about their shapes? हमने बहुत अलग अलग वेराइटी की फिश देखी होगी, क्या आपने कभी उनमें एक चीज़ कॉमन देखी है? All the ones shown here have the streamlined shape that we discussed in chapter 8. सभी फिश में एक ही तरह का शेप होता है, वो है स्ट्रीमलाइंड शेप। इसके बारे में हमने चैप्टर 8 में डिस्कस किया था और इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करने पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड वाटर, और ये जो शेप होता है वो उनको हेल्प करता है वाटर के अंदर मूव करने में। फिश हैव स्लीपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज, फिश में स्लीपरी स्केल्स होती है उनकी बॉडी के ऊपर। दिस स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर, और ये जो स्केल्स होती है वो फिश को प्रोटेक्ट करती है, साथ ही उनमें ईजी मूवमेंट हो सके वाटर के अंदर, इसलिए भी वो हेल्प करती है। वी डिस्कस्ड इन चैप्टर 8 दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शंस एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। चैप्टर 8 में हमने ये भी चीज़ डिस्कस की थी कि फ़िश में फ्लैट फिन्स होते हैं और टेल्स होती हैं, और उनको ये हेल्प करती हैं डायरेक्शन चेंज करने में, और उनकी जो बॉडी है उनको बैलेंस बना के रखती है जिससे वो वाटर में इजीली सर्वाइव कर सकें। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, और उनके जो गिल्स होते हैं फिश में वो प्रेजेंट रहते हैं, वो भी हेल्प करते हैं जिससे वो आसानी से ऑक्सीजन को यूज़ कर सके, और वो ऑक्सीजन वाटर में ऑलरेडी डिजॉल्व रहती है। We see that the features of a fish help it to live inside water and the features of a camel help it to survive in a desert. हमने दो अलग अलग क्रिएचर्स के बारे में पढ़ा है, फर्स्ट है फिश और सेकंड है कैमल। फिश वाटर के अंदर रहती इसलिए वो केवल वाटर में सर्वाइव कर सकती है, और कैमल जो होते हैं वो डेजर्ट में रहते हैं इसलिए वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सकते हैं। We have taken only 2 examples from a very wide variety of animals and plants that live on the earth. अर्थ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें हमने केवल 2 ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही पढ़ा है। इन ऑल दिस वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम लिव इन द सराउंडिंग्स इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड। हमने इस चीज़ के बारे में भी देखा है कि जो फीचर्स पर्टिकुलर क्रिएचर्स में देखने को मिलते हैं वो उनको बहुत हेल्प करते हैं जिससे वो उनकी सराउंडिंग में आसानी से रह सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक features or certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation, और उनमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं या सर्टन हैबिट्स होती हैं जिसके कारण वो ऑर्गेनिज्म अपने जो नेचुरल सराउंडिंग है वहाँ पर वो रह सकते हैं। अगर हम फिश को वाटर में नहीं रखते हुए बाहर निकाल दें तो वो ऑब्वियसली मर जाएगी। इसी तरीके से डेजर्ट में अगर कैमल को हम माउंटेन रेंज में शिफ्ट कर दें तो वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इसी को हम अडाप्टेशन कहते हैं। अडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेसेस ऑफ डिवेलिंग। अडाप्टेशन वो होता है जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अपने अपने स्पेसिफिक प्लेस में रहने के लिए सर्वाइव करने में हेल्प कर सके। दैट इज़ वाई अ फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर एंड अ कैमल कैन नॉट लिव इन द सी। इसीलिए फिश वाटर के बिना नहीं रह सकती है और कैमल को हम सी के अंदर नहीं डाल सकते हैं। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज़ कॉल्ड हैबिटेट, और वो प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उस प्लेस को हम हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट मीन्स अ डिवेलिंग प्लेस, अ होम। हैबिटेट का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स अपने आप को कंफर्ट फील करते हुए उस नेचुरल सराउंडिंग में आसानी से सर्वाइव कर सके। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म, और हैबिटेट में जब वो रहते हैं तो उसमें उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जैसे फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, वो उनको आसानी से मिल जाती है। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट। इसी तरीके से और भी प्लांट और एनिमल्स से जो उनकी सेम हैबिटेट में रह लेते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड आर सेड टू बी लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। वो प्लांट और एनिमल्स जो लैंड पर इजीली सर्वाइव कर सकते हैं या रह सकते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स। और इसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स। और इसी तरीके से जो प्लांट और एनिमल्स वाटर के अंदर रह लेते हैं उन्हें हम एक्वेटिक हैबिटेट्स कहते हैं।
लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स। एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल में है लेक, रिवर एंड ओशन। देयर आर लार्ज वेरिएशंस अमंग terrestrial habitats like forest, grassland, desert, coastal and mountain regions located in different parts of the world। अब जो ये टेरेस्टेरियल हैबिटेट्स है इसमें भी बहुत ही लार्ज वेरिएशन है, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन, ये जो हैं अलग अलग प्लेसेस में लोकेटेड होने के बाद भी इनमें कुछ चीज़ें कॉमन है और कुछ चीज़ें अलग हैं। द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल्स दोनों होते हैं और वो जो लिविंग हैबिटेट में रहते हैं उसे हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर इन द हैबिटेट कंस्टिट्यूट इट्स अबायोटिक कंपोनेंट्स। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है जैसे रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर, इन्हें हम अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट? सनलाइट और हीट बायोटिक है या अबायोटिक कंपोनेंट है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सनलाइट और हीट बायोटिक है या अबायोटिक है। वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। हम जानते हैं कि कुछ प्लांट्स सीड से ग्रो होते हैं। लेट अस लुक एट सम अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड्स एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट्स। कुछ अबायोटिक फैक्टर्स हम देख लेते हैं जिससे उन सीड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है जब वो यंग प्लांट में ग्रो होते हैं। एक्टिविटी 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऊपर का एक कॉलम बता देती हूँ। देयर आर सम चेंजेस दैट कैन हैपन इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू हेल्प देम एडजस्ट टू सम चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म में जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं और जो उन्हें हेल्प करते हैं कि वो उस सराउंडिंग में एडजस्ट कर सकें। फॉर इंस्टेंस, इफ़ वी लिव इन द प्लेन्स एंड सडनली गो टू हाई माउंटेन रीजन्स, we may experience difficulty in breathing and doing physical exercise for some days। एग्जाम्पल के लिए अगर हम प्लेन्स में रहते हैं, मीन्स हम नॉर्मल जगह रह रहे हैं और सडनली हम हाई माउंटेन एरिया में चले जाते हैं तो हमें वहाँ पर रहने में कुछ टाइम डिफ़िकल्टी होगी, हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं कुछ टाइम तक तो हम वहाँ पर इजीली फिर रह सकते हैं। वी नीड टू ब्रीथ फास्टर व्हेन वी आर ऑन हाई माउंटेन्स। अगर हम हाई माउंटेन्स पे जाते हैं तो हमें ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की ज़रूरत होती है। आफ्टर सम डेज आवर बॉडी एडजस्ट टू द चेंज्ड कंडीशन ऑन द हाई माउंटेन्स। और कुछ दिनों के बाद हमारी बॉडी एडजस्ट कर लेती है उस हाई माउंटेन एरिया में रहने के लिए। सच स्मॉल चेंजेस दैट टेक प्लेसेस इन द बॉडी ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर शॉर्ट पीरियड्स टू ओवरकम स्मॉल प्रॉब्लम्स ड्यू टू चेंजेस इन द सराउंडिंग्स आर कॉल्ड एसिमिलेशन। और कुछ दिनों के बाद अगर हमारी बॉडी उस सराउंडिंग में रहने के लिए एडजस्ट कर लेती है बहुत ही छोटे समय में, तो इसको हम एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं। दिस चेंजेस आर डिफरेंट फ्रॉम द अडॉप्टेशन दैट टेक प्लेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये जो चेंजेस होते हैं ये उन अडॉप्टेशन से डिफरेंट होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा साल लगते हैं। एक्टिविटी 2, रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हमने एक एक्टिविटी करी थी, उसे रिकॉल कीजिए। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं समझा है तो सबसे पहले आप चैप्टर 1 को कंप्लीट कीजिए, तब आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आएगी। वी मेड स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग एंड चना सीड्स। हमने स्प्राउट बनाए थे मूंग और चना से। व्हेन द सीड टर्न इनटू अ स्प्राउट इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड। जब कोई बीज स्प्राउट में कन्वर्ट हो जाता है तब हम उसे कहते हैं कि वो सीड जर्मिनेटेड हो गया है। दिस इज द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट। और ये शुरुआत होती है एक नए प्लांट की। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स। कुछ सूखे मूंग को इकट्ठा कीजिए। कीप 20 और 30 सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन दी वाटर। कुछ 20 से 30 बीजों को लीजिए और उसे पानी के अंदर डालिए। डिवाइड द सोक्ड सीड्स इनटू 4 पार्ट्स। और जो सोक्ड सीड है उसे 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए। कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर 3-4 डेज। पहले पार्ट को आपको 3 से 4 दिन तक पूरी तरीके से वाटर के अंदर मर्ज करके रखना है। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दोज सबमर्ज्ड इन वाटर। और उन बीज को बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब करके नहीं हिलाना है और उन्हें एज इट इज पानी के अंदर रहने दीजिए। कीप 1 पार्ट ऑफ सोक्ड सीड्स इन अ सनी रूम एंड अनदर इन अ कम्प्लीटली डार्क रीजन लाइक अ कबर्ड दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू कम इन। उसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट है उसको आपको सूरज की रोशनी में रखना है और जो थर्ड है उसको पूरी तरीके से डार्क रूम में रख लीजिए जहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती है।
कीप द लास्ट पार्ट इन अ वेरी कोल्ड सराउंडिंग, से इन अ रेफ्रिजरेटर और विद आइस अराउंड देम। और लास्ट का जो 4 पार्ट है उसे आपको ठंडी जगह पर रखना है, या तो आप उसे फ्रिज में भी रख सकते हैं या आइस के जहाँ चारों तरफ आइस ही आइस हो वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। राइंस देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे, और उस पानी को आपको डेली रिप्लेस भी करते रहना है। व्हाट डू यू नोटिस आफ्टर अ फ्यू डेज, आप क्या नोटिस करते कुछ दिनों के बाद? डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशंस जर्मिनेटेड अनफॉर्मली, जो हमने चारों अलग अलग कंडीशंस में उन सीड को रखा है क्या वो जर्मिनेट हुए हैं? डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दिस, क्या आपने किसी में स्लो तरीके से जर्मिनेशन देखा है या किसी में जर्मिनेशन हुआ ही नहीं है? क्या आपने इस तरह की चीज़ को नोटिस किया है? डू यू रियलाइज दैट अबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, क्या आपने इन चीज़ों को रियलाइज़ किया है? जो अबायोटिक फैक्टर होते हैं जैसे एयर, वाटर, लाइट एंड हीट, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट अबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसीलिए जितने भी अबायोटिक फैक्टर्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स, इजंट इट? हमने ये देखा है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्लाइमेट के साथ ही हॉट क्लाइमेट में भी एग्जिस्ट कर लेते हैं। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, वो किस तरीके से मैनेज करते हैं सर्वाइव के लिए? अडॉप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट, केवल एक ही प्रोसेस होती है अडॉप्टेशन, इसी मेथड के थ्रू जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किसी भी तरह के क्लाइमेट में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अडॉप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम बिकॉज द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली, अडॉप्टेशन शॉर्ट टाइम में नहीं होता है क्योंकि अबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो भी बहुत ही स्लोली प्रोसेस होती हैं, इसी वजह से अडॉप्टेशन भी बहुत स्लोली तरीके से होता है। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट अडॉप्ट टू दिस चेंजेस डाई एंड ओनली द अडॉप्टेड वंस सर्वाइव्स, जो ऑर्गेनिजम्स इन अडॉप्टेशन में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं वे मर जाते हैं और केवल वही जिंदा रहते हैं जो इस अडॉप्टेशन में सर्वाइव कर लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलग अलग वे में अबायोटिक फैक्टर्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। दिस रिजल्ट्स इन अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ डिफरेंट हैबिटेट्स, और यही एक रिजल्ट है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है अलग अलग वेराइटी के उनका अडॉप्टेशन अलग अलग तरीके से होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनका जो हैबिट कल्चर है वो भी अलग अलग होता है। लेट अस लुक एट सम हैबिटेट्स, अंडरस्टैंड द अबायोटिक फैक्टर्स एंड द अडॉप्टेशंस ऑफ एनिमल्स इन दिस हैबिटेट्स। अब इसी चैप्टर में आगे हम ये कंप्लीट करेंगे जितने भी हैबिटेट्स से और अबायोटिक फैक्टर्स से और उनमें किस तरीके से अडॉप्टेशंस होता है, वो किस तरीके से अपनी हैबिटेट्स में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। चैप्टर 9 का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, इसका आगे का एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 2 में कवर करवाया जाएगा। तो स्टे कंटिन्यू फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच।